हेलो ज्ञानराज जी, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। ओके। सबसे पहले यस आपसे जानना चाहूंगी कैसा रहा अमिताभ बच्चन से मिलने का सफर, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में आके। सफर काफी एक्साइटिंग था, मनोरंजक था, बहुत कुछ नहीं, पेशेंस भी रखना पड़ता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन मजेदार था। अच्छा, अमिताभ बच्चन से मिले उस वक्त कैसी फीलिंग थी आपकी? क्या कुछ कहना चाहोगे क्योंकि सबका सपना रहता है कि एक बार उनसे मिल ले। अमिताभ जी से मिलना तो सबका सपना होता है, तो देश के आइडियल हैं। हम लोगों का बचपन उनकी फिल्मों को देखकर गुजरा है, तो उनसे मिलने का मौका मिल रहा था, एबीसी में आने का, तो बहुत इंटरेस्टिंग फील हो रहा था, काफी एक्साइटिंग फील हो रहा था। जब शूट पर पहली बार अमिताभ जी को लाइव देखा तो एक तरीके से कहा जाता हार्ट बीट काफी बढ़ गया था। और उसके बाद तो सारा प्रोसेस हुआ, और जब फिर शूट स्टार्ट हुआ और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और बाकी चीजें होने लगी, तो काफी एक्साइटिंग था। ऐसे था कि शूट के पहले पता चला मेरे को कि ये जो एपिसोड है वो 23 अगस्त को टेलीकास्ट होने वाला है, और कोइंसिडेंस ऐसा था कि इसी दिन मेरा बर्थडे भी है। तो उस वक्त एक प्रेशर था कि प्रयास ये करना है कि फर्स्ट कंटेस्टेंट ही बनना है, ताकि एक तरीके से बर्थडे का एक बड़ा गिफ्ट भी हो जाए। और काफी प्रेशर था। उसके बाद फास्ट फिंगर फर्स्ट में जब फर्स्ट कंटेस्टेंट के रूप में नाम आया, तो काफी एक तरीके से नर्वसनेस सा भी हो गया कि सामने अमिताभ जी से पहली बार फेस करना है एज अ फर्स्ट कंटेस्टेंट। लेकिन हाँ, अमिताभ जी काफी बड़ी हस्ती हैं और सामने वाले को कंफर्ट फील करा देते हैं। थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, ज्यादा बातचीत कम कर पाता हूँ, लेकिन है कि अमिताभ जी के सामने जाने के बाद थोड़ी बहुत बातचीत होने से जो थोड़ा बहुत साइनेस था चला गया। उसके बाद तो पूरे शो के दौरान काफी बातचीत हुई सर से। वो तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम मौके आते हैं जहां पर अमिताभ बच्चन जो है कंटेस्टेंट की तारीफ करते हैं, और उन्होंने आपकी काफी तारीफ की है। तो वो कैसा रहा, क्योंकि उनसे अपनी तारीफ सुन के। नहीं, ये बहुत बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाता है मेरे लिए इंकरेजिंग रहा, क्योंकि मैं जो वर्क करता हूँ, चूँकि मैं गाँव में काम करता हूँ, तो वहाँ पे इतना कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। नहीं, वहाँ पे मेहनत तो काफ़ी करना पड़ता है, लेकिन एक एप्रिसिएशन के वर्ड्स सुनने के लिए भी तरस जाते हैं। जब अमिताभ जी से अपने काम की तारीफ सुनने के लिए मिला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज दुनिया जो है एक तरीके से मेरे को पहचान रही है, तो अमिताभ सर की बदौलत ही ये हो पाया है, तो मैं काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ उनका। क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आप जो है वो पीएम मोदी, जैसे कि एक तरफ अमिताभ बच्चन, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके साथ अगर उसके बारे में अगर आप कुछ बता सको कि वो कैसा रहा एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें। प्राइम मिनिस्टर को सजेशन देने के लिए साइंटिफिक मामलों के लिए पीएसए होते हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो एट प्रेजेंट के विजय राघवन। तो जो हमारे पीएसए हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था 2019 में कि उनका एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो रियल पे फील्ड पे वर्क करता हो। तो उन्होंने एक पूरे ऑल ओवर इंडिया ऐसे लोगों को एप्लीकेशन इन्वाइट किया था जो वर्क करते हैं फील्ड पर, और एक पूरा उनका अपना इंटरनल प्रोसेस था जिससे 100 यंग साइंटिस्ट का सिलेक्शन हुआ। मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं उसका एक मेंबर भी हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो डिस्कशंस वगैरह होते हैं, उसके कंक्लूजन्स जो हैं पीएसए पीएम तक प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड दूसरी तरफ जब ये तो चीजें हमने देख ली, लेकिन अगर हम बात करें कौन बनेगा करोड़पति में, तो वहां पर तो आप आए। तो आपने कितना अगर मैं आप पूछूं तो कितना अमाउंट आपने जो है वो राशि प्राप्त की है, और साथ में उसका आप क्या करने वाले हो? मतलब किस तरीके से आप खर्च करोगे, यूज करोगे? जो राशि है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँ तो है क्या कि कोरोना का फाइनेंशियल सिचुएशन पे सबको असर पड़ता है। हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन कोरोना के कारण काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है उस पर। तो उसके कारण मेरी माँ की आंखों की एक सर्जरी है जो अभी रुकी हुई, पोस्टपोन्ड है। तो पहला चीज़ जो है वो तो माँ की आंखों की सर्जरी है जिसमें इसका यूज होगा। और रही बात कि सपने बहुत से हैं और उसके लिए बहुत अमाउंट्स की ज़रूरत है, लेकिन जो भी है मैं प्रयास करूँगा कि कुछ अमाउंट का यूज मैं स्कूल में जो फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने में, इन्हेंस करने में मैं खर्च करूँ। ओके, एंड कितनी राशि आपको मिली है? कौन कहाँ तक आपका पड़ाव जो गेम में आगे बढ़ चुका था, और कहाँ पर आके आपने छोड़ा? ये तो आप शो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक सस्पेंस रहना चाहिए, सरप्राइज टाइप का। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मेन जो मोटो है वो मनी नहीं है, मेन मोटो तो था अमिताभ जी से मिलने का मौका मिल रहा है, अपने काम को पहचान मिल रही है, ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अमिताभ जी से मिलना ही सबसे बड़ी चीज़ है, अमाउंट देखिएगा साइड चीज़ है, वो बस मिल गया, बस काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो आजकल कंप्यूटर का इतना जमाना है, लोग इतनी चीजें याद नहीं रख पाते। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं, प्रश्न जवाब जो सवाल थे, आपको वो सवाल कैसे लग रहे थे, और आपके कितने क्विक आपने उसके सवाल पर आपका आंसर आपने डिसाइड कर लिया था? वो कितना प्रोसेस कैसा था? जहाँ रही बात केबीसी के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बातचीत करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि केबीसी को एक नॉर्मल क्विज कंपटीशन नहीं है कि आप कोई जीके के 10-20 क्वेश्चन पढ़ के आ जाए या कुछ बुक्स पढ़ कर आ जाए और आप सोचिए नहीं हम क्विज कंपटीशन को अच्छे से कर लेंगे, वो नहीं है। केबीसी का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कुछ हद तक आपके लाइफ से रिलेटेड होता है ना, आपके लाइफ में अलग अलग मोड पर शायद ये क्वेश्चन आपको इनकाउंटर हुए होंगे।
इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। और हम यही कहेंगे कि केबीसी के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, चिल कीजिए, चीज़ों को एन्जॉय कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप के लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको जवाब दीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके हेल्प के लिए लाइफलाइन्स नहीं है। तो हम यही कहेंगे केबीसी का एक्सपीरियंस अच्छा था, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे, कभी-कभी वो आपके वर्क से जुड़े हुए थे, कुछ चीज़ों से जुड़े हुए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट ज़रूर थे, लेकिन पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके, एंड केबीसी के अलावा और भी ऐसे कई सारे रियलिटी शोज और क्विज होते हैं, तो क्या आप बाकी सारे ऐसे शोज का भी अब हिस्सा बनना चाहोगे? अगर मौका मिले तो ज़रूर चाहूँगा कि यानी कहीं पे जाऊँ, क्योंकि इसके हाँ, लेकिन हाँ, केबीसी से बड़ा कुछ नहीं है। केबीसी काफ़ी पुराना शो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी हर जगह पहचान है। पहचान यानी कहा जा सकता है कि केबीसी एक कंटेस्टेंट बनने भर से आप एक तरीके से सेलिब्रिटी बन जाते हैं, फेमस बन जाते हैं। अभी किसी भी शो का वो सिचुएशन नहीं है या वो लेवल नहीं है, तो केबीसी से बड़ी कुछ चीज़ नहीं, केबीसी में मैं आ गया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। ओके, और साथ ही में जैसे कि हम केबीसी की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले भी इतने सारे सीजन्स हो चुके थे, तो आपने केबीसी आप फॉलो करते थे पहले से ही, आप इस शो के फैन थे, या फिर किस तरीके से फिर आप केबीसी के मैं केबीसी का फैन रहा हूँ। पहले से भी मैं केबीसी का शो देखता आया हूँ। मतलब है कि बचपन से ही जब भी कभी मौका वगैरह मिलता था, केबीसी के शो आते थे, और यूजुअली होता ये था कि क्वेश्चंस वगैरह आते थे, तो क्वेश्चंस आते थे, मैं आराम से बहुत से क्वेश्चन का जवाब दे देता था। तो बार-बार माँ कहती थी, "तुम केबीसी ट्राई करना ही चाहिए, तुम अच्छे से जवाब दे देते हो, अगर चले जाओगे तो अच्छा करोगे।" तो था कि नहीं, केबीसी जाना है, लेकिन हाँ, स्टडी वगैरह चल रही थी, बाद में टीचिंग में था, तो समय थोड़ा कम मिलता था। इस साल जो है लॉकडाउन के कारण थोड़ा टाइम मिला, तो चलिए, लॉकडाउन का कुछ बैड इम्पैक्ट भी पड़ा, कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा। तो अच्छा यही था कि इस टाइम में मैंने केबीसी ट्राई किया और कॉन्फिडेंस अच्छा रहा कि इस बार हो भी गया। अरे, जब आप केबीसी के लिए सिलेक्ट हुए, तो आपने किसके साथ शेयर किया, और क्या कुछ वो फीलिंग थी जब आपको पता चला कि आप सिलेक्ट हो चुके हो? इनिशियली जो पहली चीज़ थी कि अब तो पीआई राउंड जो उनका होता है, बहुत सा प्रोसेस होते हैं इंटरनल। जो लास्ट स्टेज होता है वो पीआई राउंड का होता है, पर्सनल इंटरव्यू का। तो यहाँ तक मैंने किसी को बताया नहीं था। पीआई राउंड हमारा लखनऊ में था, और जब मैं लखनऊ गया था, मैं घर में दूसरी बात बता के गया था। मैं गया था कि मैं एटीएल के रिगार्डिंग से कंपटीशन में जा रहा हूँ। ये मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं केबीसी के लास्ट स्टेज तक पहुँच गया हूँ, मैं पीआई राउंड तक आ गया हूँ। क्योंकि मुझे था कि अगर कंफर्म हो जाए तभी बताना बेहतर है। ऐसा नहीं कि मैं बता दूँ मैं केबीसी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, कुछ आगे चला गया हूँ, लेकिन किसी कारण से नहीं होता है तो फिर थोड़ा होता है ना कि धक्का सा लगेगा। मैं सोचा कि अगर हो जाएगा तभी इन्फॉर्म करूँगा। तो पीआई राउंड तक गया, फिर पीआई राउंड से वापस आया, तभी किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद डायरेक्टली कॉल आया केबीसी की ओर से डायरेक्टली, और जो केबीसी की टीम थी, उन्होंने ही मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर्स को ये इन्फॉर्म किया कि मेरा केबीसी के लिए सिलेक्शन हो गया। जो डायरेक्टली उनके तरह का सरप्राइज था कि डायरेक्टली उनको केबीसी की ओर से ही बताया गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। जहाँ तक रही बात कि पापा को भी काफ़ी लेट पता चला। पापा को तो अभी तक कि मदर और सिस्टर तो केबीसी शूट में भी मौजूद थी, तो उनको तो काफ़ी कुछ पता है। अभी तक पापा को भी नहीं पता है कि मेरा केबीसी में क्या-क्या हुआ है, वहाँ पे मैंने क्या बातचीत की है, वहाँ केबीसी का पूरा शूट किया था। वो भी पूरा सरप्राइज़ है उनके लिए। वो भी जब शो टेलीकास्ट होगा, तभी वो भी पहली बार चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। खुद को टीवी पर देख के आपको और आपकी फैमिली को कैसा लग रहा है? किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, और आपका रातों-रात सेलिब्रिटी बन चुके हो, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहो? जहाँ तक बात की टीवी में जैसे प्रोमो सब आ रहा है, तो जो जानने वाले लोग हैं तो काफ़ी खुश हैं। कभी फ़ोन भी वगैरह भी आ रहे हैं कि आपको हम टीवी पे देखे हैं। अच्छा लग रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि काम को पहचान मिल रही है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं, आपने मेरे बच्चों को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, आपके स्कूल के साथ जुड़े हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे बच्चे आपसे इंस्पायर्ड हैं। तो ये सब चीज़ें सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो उन लोगों के लिए जो केबीसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर वो टैलेंट्स जो अपकमिंग आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा कि केबीसी में जैसे आप आना चाहती हैं, जो केबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए। केबीसी जो है वैसे लोगों को एक तरीके से कहा जा सकता है मौका देता है जिनकी स्टोरी जो है थोड़ी हटके हो, थोड़ी अलग हो, ताकि वो लोगों तक एक नई स्टोरी लोगों तक लेकर जा सके। जहाँ तक रही बात प्रिपरेशन की, तो मैं यही कहूँगा कि केबीसी के लिए स्पेसिफिकली आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लाइफ बेस्ड चीज़ें ही रहती हैं। तो आप अपने लाइफ को अच्छे से एन्जॉय कीजिए, लाइफ को, अपने वर्क को अच्छे से कीजिए, और अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, लक रहेगा, तब ज़रूर केबीसी तक पहुँचिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्ञानराज जी, हमसे बात करने के लिए काफ़ी शुक्रिया, और डेफ़िनेटली हम रुके हैं देखिए स्वागत देखने के लिए आपका पहला एपिसोड और केबीसी से मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।